हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। मैं हूं आपका अजीत सर। आज का ये वीडियो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सच सच बताना, एग्जाम पास है और माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है ना? समझ नहीं आ रहा कि एबीटीए टेस्ट पेपर पढ़ें, काउंसिल का मॉडल पेपर देखें या फिर मार्केट में आए दूसरे टॉप मॉडल पेपर्स को सॉल्व करें। आखिर एग्जाम में पक्का आएगा क्या? तो टेंशन छोड़ो, आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आज एक बहुत बड़ी मेहनत की है। मैंने एबीटीए टेस्ट पेपर्स, काउंसिल मॉडल पेपर्स और बाकी सभी टॉप मॉडल पेपर्स को एक साथ रखा और उनको लाइन बाय लाइन एनालाइज किया। मैंने ये चेक किया कि आखिर वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो एबीटीए में भी हैं, काउंसिल में भी हैं और हर बड़े मॉडल पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी आज इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो इन सभी पेपर्स का मेन समरी है। ये इंग्लिश का वो फाइनल मटीरियल है जिसे अगर आपने कर लिया तो समझो नैया पार है। मैंने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक दोस्त की तरह समझाया है। तो चलिए नोटबुक निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए। हम सबसे पहले सेक्शन ए प्रोज यानी कहानियों वाले हिस्से को देखेंगे। ये 6 मार्क्स का आता है, इसलिए इसे ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चैप्टर है 3 क्वेश्चंस जो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। इस चैप्टर से 2 सवाल ऐसे हैं जो हर पेपर्स में पूछे गए हैं। पहला सवाल उस घायल आदमी के बारे में है। सवाल देखिए, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ द वुंडेड मैन। व्हाई डिड ही वांट टू टेक रिवेंज ऑन द जार? हाउ वाज पीस रिस्टोर्ड बिटवीन देम? अब इसका आंसर देखिए। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और आपको उसका मतलब हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको रटना ना पड़े। आंसर: वन डे while the czar was with the hermit, a man came running out of the forest. He was holding his stomach because he was badly wounded and bleeding. When he reached the czar, he fainted and fell to the ground. इसका मतलब है, एक दिन जब राजा साधु के पास था, जंगल से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने अपना पेट पकड़ रखा था क्योंकि उसे बहुत गहरी चोट लगी थी और खून बह रहा था। राजा के पास पहुंचते ही वो बेहोश होकर गिर गया। The czar immediately cleaned the man's wound. He bandaged it with his handkerchief and the hermit's towel again and again until the blood stopped flowing. He also gave him fresh water to drink. मतलब, राजा ने तुरंत उसका घाव साफ किया। उसने अपने रुमाल और साधु के तौलिए से बार बार पट्टी बांधी जब तक कि खून रुक नहीं गया और उसे ताज़ा पानी भी पिलाया। Why he wanted revenge? The wounded man was the czar's enemy. He wanted to kill the czar because the czar had killed his brother and taken away all his property. He was hiding in the forest to attack the czar, but the czar's bodyguards saw him and wounded him. वो बदला इसलिए लेना चाहता था क्योंकि राजा उसका दुश्मन था। राजा ने उसके भाई को मारा था और उसकी सारी जायदाद छीन ली थी। How peace was restored? The man wanted to kill the czar, but the czar saved his life. This act of kindness changed his heart. He felt very sorry and asked for forgiveness. He promised to serve the czar as a faithful slave. The czar was very happy to make peace with an enemy so easily. He forgave him and promised to return his property. वो राजा को मारने आया था, लेकिन राजा ने ही उसकी जान बचा ली। इस अच्छाई ने उसका दिल बदल दिया। उसने माफी मांगी और राजा भी खुश हो गया कि दुश्मन अब दोस्त बन गया है। उसने उसकी जायदाद वापस करने का वादा किया। अब दूसरा सवाल देखिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। You have already been answered. Who said this and to whom? How did the speaker explain the answers using the events of the day? इसका आंसर बहुत लॉजिकल है। देखिए। This line was said by the wise hermit to the czar. The czar asked his answers one last time, and the hermit said he had already found them through his actions. The hermit explained the answers using 3 examples from that day. साधु ने राजा से कहा कि तुम्हें तुम्हारे जवाब तुम्हारे आज के कामों से मिल चुके हैं। कैसे? 3 उदाहरण देखिए। Most important time. The most important time was when the czar was digging the beds for the hermit. If he had not stayed to help, the enemy would have killed him on his way back. Later, the most important time was when he was nursing the wounded man. If he hadn't helped, the man would have died. So the most important time is always now. सबसे जरूरी समय अभी है। अगर राजा रुककर मदद नहीं करता तो रास्ते में मारा जाता। Most important person. The most important person is the one you are with at that moment. First it was the hermit and later it was the wounded man. सबसे जरूरी इंसान वो है जो उस वक्त आपके साथ खड़ा है। Most important work. The most important work is to do good to the person you are with. The czar's most important work was to help the hermit and save the wounded man. सबसे जरूरी काम है सामने वाले का भला करना। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, एलिस इन वंडरलैंड। इसमें एलिस के गिरने का अनुभव सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
Describe Alice's experience of falling down the rabbit hole. What did she see and think about while falling? Answer देखिए. Alice's fall down the rabbit hole was very strange. It was not like a normal fall, it was very slow and gentle. She had plenty of time to look around and wonder what would happen next. Alice का गिरना आम नहीं था. वो बहुत धीरे धीरे और आराम से गिर रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो. उसके पास इधर उधर देखने का बहुत समय था. What she saw. The sides of the well were filled with cupboards and bookshelves. She saw maps and pictures hanging on pegs. She even picked up a jar labeled orange marmalade from a shelf as she fell. It was empty, so she put it into another cupboard to avoid dropping it on someone. कुएं की दीवारों पर अलमारियां, किताबें और नक्शे टंगे थे. गिरते गिरते उसने एक ऑरेंज जैम का डब्बा भी उठाया. What she thought. She was not scared. She thought that falling downstairs at home would be nothing after this fall. She wondered if she would fall right through the earth to the other side, where people walk upside down. She started thinking about her cat, Dinah. She hoped someone would give Dinah milk at tea time. She felt sleepy and asked herself a funny question. Do cats eat bats? Before she finally landed. उसे डर नहीं लगा. वो बस अपनी बिल्ली डायना के बारे में सोच रही थी कि किसी ने उसे दूध दिया होगा या नहीं. और इस सेक्शन का आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उस जादुई बोतल के बारे में. What happened after Alice drank from the bottle marked Drink Me? Describe her physical changes and reactions. इसका आंसर नोट कीजिए. Alice found a small bottle on a glass table with a paper label that said Drink Me. She checked it carefully to see if it was poison. When she saw it was safe, she drank it. The drink tasted very nice, like a mix of cherry tart, custard, pineapple, roast turkey, toffee and hot buttered toast. Alice को टेबल पर एक बोतल मिली जिस पर ड्रिंक मी लिखा था. उसने देखा कि यह सुरक्षित है तो पी लिया. उसका स्वाद बहुत अच्छा था, जैसे कस्टर्ड, पाइनएप्पल और टॉफी सब मिला हुआ हो. Physical changes. As soon as she drank it, a strange thing happened. She began to shrink, become small. She felt like she was shutting up like a telescope. She became very tiny, only 10 inches high. पीते ही एक अजीब बात हुई. वो एक दूरबीन की तरह सिकुड़ने लगी और बहुत छोटी हो गई, सिर्फ 10 इंच की. Her reactions. At first, she was very happy because now she was small enough to go through the little door into the beautiful garden. Then she got a little nervous. She thought she might keep shrinking until she vanished completely, like a candle. Finally, when the shrinking stopped, she tried to go to the garden, but she realized she had left the key on the high table. She tried to climb the table leg but slipped. Poor Alice sat down and cried. पहले तो वो खुश हुई कि अब गार्डन जा पाएगी, फिर वो डर गई कि कहीं वो पिघलकर मोमबत्ती की तरह गायब ही ना हो जाए. तो स्टूडेंट्स, प्रोज के बाद अब हम आते हैं सेक्शन बी, पोएट्री पर. ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोएम्स के आंसर्स अगर आप सही लिखते हैं तो पूरे 6 में से 6 मार्क्स मिलते हैं. सबसे पहली पोएम है हॉक रोस्टिंग बाय टेड ह्यूज. इसमें से हॉक के एटीट्यूड पर सवाल पक्का आता है. पहला सवाल देखिए. ये लाइन बहुत बार पूछी गई है. हर क्वेश्चन पेपर में I sit in the top of the wood, my eyes closed. Who is the speaker? Explain the significance of the line, there is no sophistry in my body. अब इसका आंसर देखिए. The speaker of this poem is a hawk. He is sitting high up on a tree, feeling like the king of the forest. इस कविता का स्पीकर एक बाज है. हॉक वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर खुद को जंगल का राजा महसूस कर रहा है. The line, there is no sophistry in my body, means that the hawk is honest and direct. इस लाइन का मतलब है कि हॉक ईमानदार है, वो धोखेबाज नहीं है. Sophistry means using clever lies or tricky arguments to hide the truth. Sophistry का मतलब होता है चालाकी या झूठ का सहारा लेना. हम इंसान अक्सर अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए बहाने बनाते हैं. The hawk says he has no such lies. He does not need to make excuses for killing other birds. His body is made for hunting and he kills because it is his nature. He acts on pure instinct. दूसरा सवाल इस पोएम के स्ट्रक्चर पर है. Critically analyze the poem Hawk Roasting as a dramatic monologue. How does the hawk assert its superiority over creation? आंसर को पॉइंट्स में ऐसे लिखना है. A dramatic monologue is a poem where a single character speaks to a silent listener. In this poem, the hawk is the only speaker and he tells us his thoughts. ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है जहां सिर्फ एक कैरेक्टर बोलता है और बाकी सब चुपचाप सुनते हैं. यहां सिर्फ हॉक बोल रहा है. द हॉक थिंक्स ही इज सुपीरियर, यानी बेटर दैन एवरीथिंग एल्स इन गॉड्स क्रिएशन.
हॉक सोचता है कि वो भगवान की बनाई हर चीज से बेहतर है। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ही बिलीव्स द ट्रीज, द एयर एंड द सन एग्जिस्ट ओनली फॉर हिज कन्वीनियंस। उसे लगता है कि हवा, पेड़ और सूरज सिर्फ उसकी सुविधा के लिए बने हैं। ओनर ऑफ क्रिएशन, he says, I hold creation in my foot. He thinks nature worked hard just to create his perfect body. Now he controls life and death. वो कहता है कि पूरी सृष्टि मेरे पंजों में है। कुदरत ने इतनी मेहनत सिर्फ उसे बनाने के लिए की है। No rules. He says he does not need any arguments to prove his right. He can kill where he pleases because it is all mine. He acts like a god in his own world. अब आते हैं दूसरी पोम पर, सोनेट 73। इसमें शेक्सपियर ने बुढ़ापे को समझाने के लिए 3 इमेजेस यानी उदाहरण दिए हैं। ये सवाल 100% आता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 इमेजेस ऑटम, ट्वाइलाइट, फायर यूज्ड बाय शेक्सपियर इन सोनेट 73 टू डिपिक्ट एजिंग। आंसर बहुत आसान है, बस 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। Shakespeare uses 3 simple examples from nature to show that he is getting old and will die soon. पहला है autumn, tree. He compares his age to late autumn. Just as trees lose their leaves and become bare in winter, his body is losing its youth and strength. पहला उदाहरण है पतझड़। जैसे सर्दी में पेड़ अपने पत्ते खो देते हैं और खाली हो जाते हैं, वैसे ही कवि का शरीर अपनी जवानी और ताकत खो रहा है। दूसरा है twilight, sun. He compares his life to the twilight, evening. Just as the sun sets and darkness covers everything, his life is fading and death is coming closer like the night. दूसरा है सांझ या शाम। जैसे सूरज डूबने के बाद अंधेरा छा जाता है, वैसे ही कवि की जिंदगी ढल रही है और मौत रात की तरह करीब आ रही है। तीसरा है बुझती हुई आग। जैसे आग बुझने के बाद सिर्फ राख बचती है, वैसे ही कवि की जवानी की ऊर्जा अब खत्म हो चुकी है, बस थोड़ी सी चिंगारी बची है। अगला सवाल एक बहुत ही फेमस लाइन पर है। एक्सप्लेन द फ्रेज बेयर रूइंड क्वायर्स वेयर लेट द स्वीट बर्ड्स सैंग। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? आंसर देखिए। बेयर रूइंड क्वायर्स इज अ ब्यूटिफुल कंपैरिजन। शेक्सपियर लुक्स एट द एम्प्टी लीफलेस ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इन विंटर. He compares these branches to the broken ruins of a church choir, a place where singers sit. ये बहुत सुंदर तुलना है। शेक्सपियर पेड़ की सूखी कहानियों को देख रहे हैं और उनकी तुलना एक टूटे हुए चर्च के उस हिस्से से कर रहे हैं जहां गायक बैठते थे। Where late the sweet birds sang. Earlier in summer, birds sang on these branches. Similarly, in a church, choir boys sang songs. Now both the tree and the church are silent and empty. This shows how his life has lost its music and energy. पहले गर्मियों में इन डालियों पर पक्षी गाते थे, जैसे चर्च में बच्चे गाते थे, लेकिन अब पेड़ और चर्च दोनों खामोश हैं। ये दिखता है कि कवि की जिंदगी से भी संगीत और खुशियां चली गई हैं। Central theme. The theme is aging and love. The poet knows he is dying. However, he tells his friend that seeing this impending death makes their love stronger. We love things more when we know we will lose them soon. इसका थीम है बुढ़ापा और प्यार। कवि जानता है वो मरने वाला है, लेकिन वो कहता है कि मौत को करीब देखकर हमारा प्यार और गहरा हो जाता है। हम उस चीज को ज्यादा प्यार करते हैं जिसे हम खोने वाले होते हैं। आखिरी पोएम है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें ग्लोबल वार्मिंग पर सवाल आता है। डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन नेग्लिजेंस इन द पोएम। आंसर: द मेन थीम इज हाउ ह्यूमंस आर इग्नोरिंग ग्लोबल वार्मिंग। We are destroying nature, but we refuse to see the danger. मुख्य थीम ये है कि इंसान कैसे ग्लोबल वार्मिंग को नजरअंदाज कर रहा है। हम कुदरत को बर्बाद कर रहे हैं, पर खतरा देखना नहीं चाहते। In the poem, there is an old lady, a widow. She is happy because the weather is getting warmer. She thinks it is nice for her garden. She does not understand that this heat is actually the greenhouse effect, which is killing the planet. कविता में एक बूढ़ी औरत है जो खुश है कि मौसम गर्म हो रहा है, क्योंकि उसके गार्डन के लिए ये अच्छा है। वो ये नहीं समझ रही कि ये गर्मी दरअसल ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो धरती को मार रहा है। द पोएट शोज दैट पीपल आर सेल्फिश। वी केयर मोर अबाउट आवर कंफर्ट दैन द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। दिस नेग्लिजेंस विल लीड टू अ बिग डिजास्टर। कवि बताते हैं कि हम स्वार्थी हैं, हमें अपनी सुविधा ज्यादा प्यारी है, धरती का भविष्य नहीं। और लास्ट क्वेश्चन, अगर गर्मी बढ़ती रही तो क्या होगा? What changes will occur in the grain belts and cities if the warming trend continues?
दो खतरनाक चीजें होंगी। आंसर, इफ द अर्थ कीप्स गेटिंग हॉटर, टू टेरेबल थिंग्स विल हैपन। ग्रेन बेल्ट्स यानी फार्मिंग लैंड। द प्लेसेस वेयर वी ग्रो फूड, wheat, rice are called grain belts. The heat will dry up the soil. These fertile lands will turn into deserts. There will be no water for crops, leading to a food shortage. पहला असर अनाज क्षेत्रों पर होगा। गर्मी से मिट्टी सूख जाएगी और उपजाऊ खेत रेगिस्तान बन जाएंगे। पानी नहीं होगा तो फसल नहीं होगी और भूखमरी फैलेगी। Cities. The heat will melt the ice in the poles and the sea level will rise. Coastal cities will be flooded with water. The streets will be full of water like Venice. People will not use cars, they will have to use boats to go to work. दूसरा असर शहरों पर होगा। बर्फ पिघलेगी और समुद्र का लेवल बढ़ेगा। शहर पानी में डूब जाएंगे। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, नाव चलेंगी, वेनिस शहर की तरह। अब हम आते हैं सेक्शन सी यानी ड्रामा पर। हमारे सिलेबस में जो प्ले है वो है राइडर्स टू द सी। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है और हमें वही कॉमन क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो हर पेपर्स में पूछे गए हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मौर्य यानी मौर्य के कैरेक्टर पर। स्केच द कैरेक्टर ऑफ मौर्य एज अ ट्रेजिक मदर। हाउ डज शी रिप्रेजेंट द सफरिंग ऑफ ऑल मदर्स इन द प्ले? आंसर देखिए। मौर्य इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। शी इज एन ओल्ड वुमन हु लिव्स ऑन एन आइलैंड। Her life is full of sadness because the sea has taken away all the men in her family. She has already lost her husband, father-in-law and 5 sons. मौर्य इस नाटक की मुख्य पात्रा है। वो एक बूढ़ी औरत है जो एक टापू पर रहती है। उसकी जिंदगी दुखों से भरी है क्योंकि समुद्र ने उसके घर के सारे मर्दों को छीन लिया है। उसने अपने पति, ससुर और 5 बेटों को खो दिया है। She is a tragic mother because she lives in constant fear. At the start of the play, she tries to stop her last son Bartley from going to the sea. वो एक दुखी माँ है क्योंकि वो हर पल डर में जीती है। नाटक की शुरुआत में वो अपने आखिरी बेटे बार्टली को समुद्र में जाने से रोकने की कोशिश करती है। When Bartley dies, she changes. Instead of crying loudly, she becomes calm. She says, "They're all gone now, and there isn't anything more the sea can do to me." जब बार्टली भी मर जाता है तो मौर्य बदल जाती है। वो जोर जोर से रोने के बजाय शांत हो जाती है। वो कहती है, अब सब चले गए, अब समुद्र मेरा और कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौर्य represents the suffering of all mothers on the island. Every woman there loses her husband or son to the sea. Maurya's pain is not just hers, it is the story of every family in that place. मौर्य उस टापू की हर माँ का दर्द दिखाती है। वहाँ हर औरत अपने पति या बेटे को खो देती है। मौर्य का दर्द सिर्फ उसका नहीं बल्कि वहाँ के हर परिवार की कहानी है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बार्टली का। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ बार्टली एंड हिज इंपॉर्टेंस इन द प्ले। आंसर देखिए। बार्टली इज मौर्याज यंगेस्ट एंड लास्ट लिविंग सन। ही इज अ यंग, ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग मैन। बार्टली मौर्य का सबसे छोटा और आखिरी जिंदा बेटा है। वो एक जवान, बहादुर और मेहनती लड़का है। हिज कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल। वो घर का मुखिया है। उसे पता है कि परिवार को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो खराब मौसम में भी घोड़े बेचने मेले में जाता है। प्रैक्टिकल। वो अपनी माँ के डर या अंधविश्वास को नहीं मानता। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है, जैसे रस्सी बनाना और यात्रा की तैयारी करना। हिज इम्पॉर्टेंस। बार्टली बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मौर्य की आखिरी उम्मीद है। उसके जाने के फैसले से ही कहानी में टेंशन आता है। उसका मरना कहानी का क्लाइमैक्स है। जब वो मरता है तो मौर्य की हार पूरी हो जाती है। अब देखते हैं थीम्स। इसमें समुद्र, सी का रोल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। डिस्कस द रोल ऑफ द सी इन द प्ले राइडर्स टू द सी। इज द सी द रियल विलन एंटागनिस्ट? क्या समुद्र ही असली विलन है? आंसर देखिए। इन दिस प्ले द सी इज नॉट जस्ट वाटर, इट एक्ट्स लाइक अ लिविंग कैरेक्टर। इट इज पावरफुल, क्रूअल एंड ऑलवेज हंग्री फॉर ह्यूमन लाइफ। इस नाटक में समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, वो एक जिंदा इंसान की तरह काम करता है। वो ताकतवर है, क्रूअल है और हमेशा इंसानी जान का भूखा है। इज इट द विलन? Yes, the sea is the real villain antagonist. It is a killer. It has killed Maurya's husband and all 6 sons. It shows no mercy. हाँ, समुद्र ही असली विलन है। वो कातिल है। उसने मौर्य के पति और 6 बेटों को मारा है। वो कोई दया नहीं दिखाता। लेकिन एक पेच है। समुद्र प्रोवाइडर भी है, यानी पेट भी भरता है। वहाँ के लोग खाने और कमाई के लिए उसी समुद्र पर निर्भर हैं जो उनकी जान लेता है। In the end, the sea wins the battle by taking Bartley's life, but it cannot break Maurya's spirit. अंत में समुद्र बार्टली की जान लेकर जीत तो जाता है, लेकिन वो मौर्य की हिम्मत को नहीं तोड़ पाता। और आखिरी सवाल, जो इस नाटक की आखिरी लाइन भी है, ये बहुत डीप है। नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर एंड वी मस्ट बी सैटिस्फाइड।
Explain the significance of this closing line by Maurya. इसका मतलब क्या है? आंसर देखिए. This is the last line of the play spoken by Maurya. It has a very deep meaning. Acceptance of death. Maurya realizes that death is natural. No man lives forever means everyone must die one day. Whether it is by the sea or old age, death is certain. पहला मतलब है मौत को अपनाना. मौर्या समझ गई है कि कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहता. चाहे समुद्र मारे या बुढ़ापा, मौत तो आनी ही है. End of fear. For years, Maurya lived in fear that her sons would drown. Now that the last son is dead, she has nothing left to lose. The fear is gone. दूसरा, डर का अंत. बरसों से मौर्या डर रही थी कि उसके बेटे डूब जाएंगे. अब जब आखिरी बेटा भी मर गया तो खोने को कुछ बचा ही नहीं, इसलिए डर खत्म हो गया. Peace. When she says we must be satisfied, she means she accepts God's will. She is not happy, but she is at peace because her long struggle is finally over. She can finally rest. तीसरा है शांति. जब वो कहती है कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए तो उसका मतलब है ये भगवान की मर्जी है. वो खुश नहीं है पर शांत है क्योंकि उसका संघर्ष अब खत्म हो चुका है. स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं सेक्शन डी पर. ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का सेक्शन है. हर सवाल 2 मार्क्स का है. यहाँ आपको लंबी कहानियां नहीं लिखनी, बस सीधा और सटीक टू द पॉइंट जवाब देना है. अगर आपने सही लिखा तो नंबर कटने का कोई चांस नहीं. चलिए शुरू करते हैं प्रोज यानी कहानियों से. पहला सवाल 3 क्वेश्चंस से है. What were the 3 questions that occurred to the Tsar? जार के मन में कौन से 3 सवाल आए थे? आंसर: The Tsar wanted to know, first, what is the right time for every action? Second, who are the most important people? And last, what is the most important thing to do? जार जानना चाहता था किसी काम को करने का सही समय क्या है, सबसे जरूरी लोग कौन हैं और सबसे जरूरी काम क्या है. Why did the Tsar decide to visit the hermit and why did he put on simple clothes? जार ने साधु से मिलने का फैसला क्यों किया और साधारण कपड़े क्यों पहने? आंसर: He visited the hermit because the hermit was very wise. He wore simple clothes because the hermit only met common people, not kings. वो साधु से मिलने गया क्योंकि साधु बहुत बुद्धिमान था. उसने साधारण कपड़े इसलिए पहने क्योंकि साधु सिर्फ आम लोगों से मिलता था, राजाओं से नहीं. हाउ डिड द जार नर्स द वुंडेड मैन? जार ने घायल आदमी की सेवा कैसे की? आंसर: The Tsar washed the man's wound and bandaged it with his handkerchief and a towel. He did this again and again until the bleeding stopped. जार ने उस आदमी का घाव धोया और अपने रुमाल और तौलिए से पट्टी बांधी. उसने ऐसा बार बार किया जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया. Why did the wounded man ask for the Tsar's forgiveness? घायल आदमी ने जार से माफी क्यों मांगी? Answer: The man wanted to kill the Tsar for revenge, but the Tsar saved his life. He felt guilty and ashamed, so he asked for forgiveness. वो आदमी बदला लेने के लिए जार को मारने आया था, लेकिन जार ने ही उसकी जान बचाई. उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, इसीलिए उसने माफी मांगी. अब आते हैं एलिस इन वंडरलैंड पर. What was written on the paper label around the bottle Alice found? एलिस को जो बोतल मिली उस पर क्या लिखा था? Answer: A paper label was tied around the bottle's neck. The words "Drink me" were beautifully printed on it in large letters. बोतल के गले में एक कागज का लेबल बंधा था. उस पर बड़े बड़े अक्षरों में सुंदर तरीके से लिखा था "Drink me" यानी मुझे पी लो. Why did Alice consider the poison label before drinking? एलिस ने पीने से पहले पॉइजन लेबल के बारे में क्यों सोचा? Answer: Alice was smart. She knew that drinking from a bottle marked poison is dangerous. She checked carefully to make sure it was safe. Alice समझदार थी. उसे पता था कि जिस बोतल पर पॉइजन लिखा हो उसे पीना खतरनाक है, इसीलिए उसने अच्छे से चेक किया कि वो सुरक्षित है या नहीं. अब चलते हैं कविताओं यानी वर्स की तरफ. Hawk roosting. What does the hawk mean by I hold creation in my foot? हॉक का क्या मतलब है जब वो कहता है मैंने सृष्टि को अपने पंजों में दबा रखा है? The hawk thinks he is God. He believes nature created him perfectly, and now he has the power to kill any creature. He controls life and death. हॉक खुद को भगवान समझता है. उसे लगता है कुदरत ने उसे परफेक्ट बनाया है और अब उसके पास किसी को भी मारने की ताकत है. वो जीवन और मृत्यु को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the hawk sit with its eyes closed? हॉक अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठा है? He sits with eyes closed to focus on his power. He is not sleeping. He is rehearsing, practicing how to kill perfectly in his mind. वो अपनी ताकत पर फोकस करने के लिए आंखें बंद करके बैठा है. वो सो नहीं रहा बल्कि अपने दिमाग में शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहा है. अब सोनेट 73 के 2 जरूरी सवाल. What does death's second self refer to? मौत का दूसरा रूप किसे कहा गया है? It refers to night or sleep. Just as night closes the day in darkness, death closes a life. Sleep is like a short death. ये रात या नींद को कहा गया है. जैसे रात दिन को अंधेरे में खत्म कर देती है, वैसे ही मौत जिंदगी को खत्म करती है. नींद एक छोटी मौत जैसी है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द बाउज कंपेयर्ड टू बेयर रूइंड क्वायर्स? पेड़ की टहनियों की तुलना टूटे हुए चर्च से क्यों की गई है? द बेयर ब्रांचेस ऑफ विंटर ट्रीज लुक लाइक द ब्रोकन सीट्स ऑफ एन ओल्ड चर्च क्वायर वेयर बर्ड्स सिंगर्स यूज्ड टू सिंग बट आर नाउ गॉन। सर्दियों में पेड़ की सूखी टहनियां किसी पुराने टूटे हुए चर्च की कुर्सियों जैसी लगती हैं, जहां पहले पक्षी गायक गाते थे लेकिन अब वे जा चुके हैं। आखिरी सवाल ग्लोबल वार्मिंग पर। व्हाट विल हैपन टू द ग्रीन बेल्ट्स इन द फ्यूचर? भविष्य में अनाज क्षेत्रों का क्या होगा? इफ द अर्थ कीप्स गेटिंग हॉटर, द ग्रीन बेल्ट्स यानी खेती की जमीनें सूख कर रेगिस्तान बन जाएंगी। हम वहां खाना नहीं उगा पाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम वीडियो के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर आ गए हैं, सेक्शन ए, राइटिंग स्किल्स पर। ये अकेला सवाल 10 मार्क्स का है। बहुत से स्टूडेंट्स डरते हैं कि इतना लंबा एस्से कैसे लिखेंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। मैंने इन एस्सेस को इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हमारे पास 3 सबसे हॉट टॉपिक्स हैं जो इस बार एग्जाम में पक्का आ सकते हैं। पहला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ लगाना, अफॉरेस्टेशन। ये टॉपिक हर पेपर में किसी ना किसी तरह पूछा ही गया है। आंसर ऐसे लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द अर्थ इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। द मेन रीजन इज पोल्यूशन। Cars and factories produce smoke which makes the air dirty and hot। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती का दिन ब दिन गर्म होना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका मुख्य कारण प्रदूषण है। गाड़ियां और फैक्ट्रियां धुआं छोड़ती हैं जिससे हवा गंदी और गर्म हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस हीट, आइस इन द कोल्ड रीजन्स इज मेल्टिंग एंड सी लेवल्स आर राइजिंग। इस गर्मी के कारण ठंडे इलाकों यानी पोल्स की बर्फ पिघल रही है और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। The best solution to this problem is afforestation. Afforestation means planting more trees. Trees are our best friends. They take in carbon dioxide, means bad gas, and give us oxygen, means fresh air. इसका सबसे बेस्ट इलाज है afforestation, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। पेड़ हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। वे गंदी हवा यानी CO2 सोख लेते हैं और हमें ताज़ी हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। Trees also bring rain and keep the weather cool. If we cut down trees, deforestation, the earth will become a desert. पेड़ बारिश लाते हैं और मौसम ठंडा रखते हैं। अगर हम पेड़ काटते रहे तो ये धरती रेगिस्तान बन जाएगी। We must stop cutting trees. Every student should plant at least 1 tree every year. If we want to save our lives and our planet, we must plant trees today. स्लोगन याद रखना, पेड़ बचाओ, धरती बचाओ। दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट लाइफ। इसमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन और खेल यानी स्पोर्ट्स पर लिखना है। स्टूडेंट लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इन अ पर्सन's life. It is the time to learn and build a good character. To be a successful student, 2 things are very important: discipline and sports. Student life इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती समय है। ये सीखने और अच्छा चरित्र बनाने का समय है। सफल होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, डिसिप्लिन और स्पोर्ट्स। Discipline means following rules and respecting time. A disciplined student goes to school on time, respects teachers, and completes homework daily. If you are not disciplined, you cannot get good marks. Discipline का मतलब है नियम मानना और समय की कद्र करना। एक अनुशासित छात्र समय पर स्कूल जाता है, टीचर्स की इज्जत करता है और रोज होमवर्क करता है। बिना डिसिप्लिन के अच्छे नंबर नहीं आ सकते। Sports are also very important. There is a famous saying, a healthy mind lives in a healthy body. Playing games like football or cricket keeps us fit and active. खेल कूद भी बहुत जरूरी है। एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। क्रिकेट या फुटबॉल खेलने से हम फिट और एक्टिव रहते हैं। स्पोर्ट्स टीचर्स टीम वर्क एंड हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। सो अ गुड स्टूडेंट मस्ट बैलेंस बोथ स्टडी एंड प्ले। खेल हमें टीम वर्क सिखाता है और हार मानना भी। इसलिए एक अच्छे छात्र को पढ़ाई और खेल दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए। ओनली स्टडिंग मेक्स यू डल एंड ओनली प्लेइंग मेक्स यू वीक इन स्टडीज। बोथ आर नीडेड फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। सिर्फ पढ़ते रहोगे तो सुस्त हो जाओगे और सिर्फ खेलते रहोगे तो पढ़ाई में कमजोर हो जाओगे। ब्राइट फ्यूचर के लिए दोनों जरूरी हैं। और तीसरा सबसे मॉडर्न टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और सोशल मीडिया। ये टॉपिक आजकल ट्रेंडिंग है। वी लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। 2 big things today are AI and artificial intelligence and social media. They are both good and bad. हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं। आज 2 बड़ी चीजें हैं, AI और सोशल मीडिया। ये दोनों अच्छे भी हैं और बुरे भी। AI is like a smart computer brain. It helps us find answers quickly like Google or ChatGPT. It helps doctors and scientists. But if we use it too much, we will stop using our own brains. AI एक स्मार्ट कंप्यूटर दिमाग जैसा है। ये हमें Google या ChatGPT की तरह फटाफट जवाब देता है। ये डॉक्टर्स की मदद करता है। लेकिन अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अपना दिमाग चलाना बंद कर देंगे। Also, many people fear machines will take their jobs. लोगों को ये भी डर है कि मशीनें उनकी नौकरी खा जाएंगी।
Social media like Facebook, WhatsApp, Instagram helps us talk to friends who are far away. We can share photos and news instantly. सोशल मीडिया से हम दूर बैठे दोस्तों से बात कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं. But it is also dangerous. Many students waste hours scrolling on their phones instead of studying. It can also spread fake news. लेकिन ये खतरनाक भी है. बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर घंटों रील स्क्रॉल करते रहते हैं. इससे झूठी खबरें भी फैलती हैं. In conclusion, technology is a tool. If we use it wisely, it is a boon, gift. If we misuse it, it is a bane, curse. अंत में टेक्नोलॉजी बस एक औजार है. अक्लमंदी से यूज करोगे तो वरदान है और गलत यूज करोगे तो श्राप है. तो स्टूडेंट्स, हमने सेक्शन ई का सबसे बड़ा पार्ट यानी एसेज देख लिया. लेकिन एग्जाम में ऐसे के ऑप्शन में ईमेल राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग भी आता है जो 5 मार्क्स का है, और साथ ही ग्रामर का सेक्शन भी बाकी है. अब अगर मैं वीडियो में एक एक ईमेल और ग्रामर रूल समझाने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. इसीलिए आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने एक स्मार्ट सोल्यूशन निकाला है. मैंने एक स्पेशल पीडीएफ तैयार की है जिसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी. ईमेल राइटिंग फॉर्मेट्स, शिकायत या रिक्वेस्ट वाले ईमेल कैसे लिखने हैं उसका पूरा फॉर्मेट. मैंने वहां नाम, रोल नंबर और डेट की जगह खाली छोड़ दी है ताकि आप समझ सके कि एग्जाम में अपनी डिटेल्स कैसे भरनी है. ब्लॉग राइटिंग, ऐसे के ऑप्शन वाले बेस्ट एग्जाम्पल्स. सॉल्व्ड ग्रामर, हर चैप्टर के जैसे 3 क्वेश्चंस या हॉक रूस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज सॉल्व्ड. ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर अभी मिल जाएगी. वीडियो खत्म होते ही वहां जाओ और उसे फ्री में डाउनलोड कर लो. लिंक नीचे है. तो स्टूडेंट्स, ये था इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा डीप एनालिसिस. जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, मैंने एबीटीए टेस्ट पेपर्स, काउंसिल मॉडल पेपर्स और टॉप मॉडल सेट्स को एक साथ रखकर ये क्वेश्चंस निकाले थे. मेरा बस एक ही टारगेट था कि आपको अलग अलग जगह भटकना ना पड़े. जो क्वेश्चंस आज मैंने आपको बताए हैं और जिस तरह से उनके आंसर समझाए हैं, वो इन सभी पेपर्स का फाइनल समरी है. अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है. वीडियो खत्म होते ही इन आंसर्स को एक बार बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस कर लो. अगर आपने ये कर लिया तो एग्जाम हॉल में आपको कोई नहीं रोक सकता. अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प हुई है और मेरी ये एनालिसिस वाली मेहनत आपके काम आई है, तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना. अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, वहां मैं शेयर कर दूंगा. चैनल उच्च शिक्षा संगम विद एआई को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और सब्जेक्ट का ऐसा ही इंपॉर्टेंट मटेरियल लाने वाला हूं. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और टेंशन फ्री होकर पढ़िए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद.